गुड मॉर्निंग क्लास। सो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिनिश कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें केमिस्ट्री के साथ साथ हम किसके साथ डील करेंगे? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करेंगे। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस और केमिस्ट्री दैट deals with the study of the production of electricity from chemical energy। इसका मतलब हम इस चैप्टर में बैटरी से जो एनर्जी रिलीज होती है, आपको पता है वॉच, क्लॉक, माइक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम बैटरी सेल का यूज करते हैं और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन उसके पास एनर्जी कहाँ आती है? यानी कि उसके पास पहले से एनर्जी स्टोर रहती है, किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और उसी एनर्जी को वापस हम यूज करते हैं किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो यही सारी चीज़ें, यानी कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? इस चैप्टर में सीखते हैं। सही है? तो देखिए डिस्कस करते हैं। विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, ठीक है, ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब हमने पिछली क्लास में भी एक बार डिस्कस किया था, क्या होता है? हाँ, ऑटोमेटिक, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत ना पड़े, हमने बस लगा दिया और वो काम शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझ लीजिए कि ये इसको हमने छोड़ा और ये नीचे अपने आप जा रहा है। जैसे देखिए, जैसे हम छोड़ेंगे, हम इसको लेके नहीं आ रहे, ये अपने आप नीचे जा रहा है। दिस इज हैपनिंग फ्रॉम इटसेल्फ। इसको किसी और सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। दैट्स वाई फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पहली चीज़। दूसरी, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगी? हाँ, जब हम इसको सोर्स दे के कहीं लेके जाएं, फॉर एग्जाम्पल हमें इसको ऊपर लेके आना है, क्या हम इसको ऐसे छोड़ देंगे ये ऊपर आएगा? नहीं आएगा ना। अब हमें क्या करना होगा? इसको पकड़ के बाहर से फोर्स एनर्जी सप्लाई करके इसको ऊपर लेके आना होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि आपने सेल बाहर से खरीद के लाया, ठीक है, और अपने एक वॉच में आपने लगा दिया और देखेंगे अब तुरंत वॉच चलना स्टार्ट। बस आपने जहां उस नए सेल को डाला और वो स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ आपने सेल डाला, उसके साथ आपने एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं लगाया और वो काम करने लगा। इट मीन्स दैट द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यही चीज़ रिवर्स केस में होगा क्या? अगर मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, मान लीजिए मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज है, हम उस फ़ोन को ऐसे छोड़ दें, क्या कुछ देर के बाद मेरी फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी? नहीं होती। इसका मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें सोर्स चाहिए। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी को सोर्स रखिए, चाहे बैटरी रखिए, इन्वर्टर रखिए, चाहे जहाँ से सोर्स लेके आइए, लेकिन आपको सोर्स लाना पड़ेगा। इट मीन्स दैट द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? हाँ, केमिकल का इलेक्ट्रिकल बनना स्पॉन्टेनियस, क्यों? क्योंकि वो अपने आप होने लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल का केमिकल बनना इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, क्यों? क्योंकि ये अपने आप स्टार्ट नहीं होता। इसके लिए हमें अलग से सोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिया, देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? यस, दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। इसका पूरा नाम ही होता है रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। इट मीन्स दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस, दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। सही है? तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या दिया है, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन।
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कराते हैं, यानी कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस से केमिकल एनर्जी में हम स्टोर करते हैं। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर केमिस्ट्री का यूज बताएगा कि हम फिजिकल लाइफ में यानी फिजिक्स में कहाँ कहाँ करते हैं, यही इस चैप्टर का पूरा मोटो है। इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री का यूज इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि फिजिक्स में कहाँ कहाँ होता है, इसी बात को एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन जिसको हम फ्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्लोराइड एंड मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। हाँ, ढेर सारे मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, फ्लोरीन और क्लोरीन हाँ दोनों नॉन मेटल्स हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से क्या करते हैं, हाँ बना सकते हैं। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन बैटरी। अभी तो हमने डिस्कस किया बैटरी यानी सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक बात, ये कैसा प्रोसेस है, हाँ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद है पुराने ही टॉपिक्स में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। सही है, तो इसमें भी हम आगे चल के इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करेंगे। एक चीज़ और याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स में हम ज़्यादातर सॉल्ट यूज करेंगे, जिसका इलेक्ट्रोड होगा सॉल्ट भी उसी का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास कॉपर का मेरे पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो हम कॉपर वाली सॉल्ट यूज करेंगे। कौन सी सॉल्ट, कॉपर की। कौन सी होती है, कॉपर सल्फेट यूज कर सकते हैं, कॉपर क्लोराइड यूज कर सकते हैं, कॉपर नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बताइए जिंक, अगर जिंक इलेक्ट्रोड हम यूज करें तो कौन सा सॉल्ट यूज किया जाएगा, हाँ जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड या जिंक नाइट्रेट। चलिए ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी। आगे स्टार्ट करते हैं हम। नया हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है अब, ठीक है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच इज यूज टू इंटर कन्वर्ट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ईच अदर। यानी कि एक वो डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन होगा ये तो हमें पता चल गया अब, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल से इलेक्ट्रिकल, एक नॉन स्पॉन्टेनियस यानी इलेक्ट्रिकल से केमिकल। लेकिन उसको कराने के लिए हमें कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। चलिए जनरली हम दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, और भी होते हैं लेकिन अभी हम सिर्फ दो के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, देखिए पहला गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल। इसके दो नेम हो सकते हैं, पहला गैल्वेनिक, दूसरा वोल्टेइक सेल, ठीक है। दोनों ही नाम किसके हैं, ये दोनों ही एक ही हैं, बस इनके अलग अलग नाम है। दूसरा टाइप कौन सा होता है हमारा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है। देखिए अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला डिफरेंस क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इसके एग्जाम्पल्स आप बैटरी ले लीजिए, और इसके एग्जाम्पल में अगर आपको डिस्कस करना है तो आप रिचार्जेबल बैटरी यानी जो मोबाइल की बैटरी है आप उसकी ले लीजिए। अब देखिए ये वॉच वाली बैटरी है, वॉच वाली बैटरी में क्या होगा, जैसे आप लगाएंगे प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, तुरंत आपकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए ये दिया है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है। अब बताइए इसमें क्या होगा, हाँ जो रिचार्जेबल बैटरी यानी कि आपके फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज है तो क्या करेगी वो, जब आप सॉकेट में लगाएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। तो देखिए इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बताइए इन दोनों में से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन है, ये है। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू अकरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द सेल। अच्छा इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, केमिकल एनर्जी की वजह से। होता क्या है, जैसे आप केमिकल एनर्जी को मतलब कि बैटरी के सेल को आप टच कराते हैं तुरंत वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो भी स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप।
ठीक है, अपने आप वहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होता है और उसी रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो करती है। कैसे करती है वो सब हम अभी काफ़ी डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरीड आउट। इसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप नहीं हो सकती, इज कैरीड आउट, जो कराई जाती है, यानी कि ये रिएक्शन हमें कराना पड़ता है बाय सप्लाइंग करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं बैटरी। हम बाहर से कोई सोर्स लगाकर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ कराते हैं, तब जाके हमारी बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी थी वो चार्ज होना स्टार्ट होगी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए थर्ड देखिए, वोल्टेइक सेल में या गैल्वेनिक सेल में आप कह सकते हैं जो एनोड होगा वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जो कैथोड होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट केस, एक दूसरे का अपोजिट है ना। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल केमिकल में बदल रहा है। तो देखिए यहाँ अगर एनोड नेगेटिव है तो यहाँ एनोड क्या हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर कैथोड नेगेटिव था तो यहाँ कैथोड, सॉरी यहाँ कैथोड पॉजिटिव था तो यहाँ कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। या फिर आप एक याद रखिए, इसमें एनोड नेगेटिव तो इसमें एनोड पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है तो दूसरा टर्मिनल जाहिर सी बात है वो क्या रहेगा, नेगेटिव। तो कैथोड क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। ये तो थे डिफरेंसेस। क्या इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सेम रहती हैं, बिल्कुल हाँ। देखिए वो है एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, यानी कि किसी एक पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे पर रिडक्शन, तभी तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नोट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड। ये जो एनोड है इस पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, हमेशा ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पर। और अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बताइए यहाँ क्या होगा, हाँ रिडक्शन होगा। ये भी फिक्स है। अब हमें ये बताइए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन नहीं। अभी हमने कहा ना कि अब जो हम पढ़ रहे हैं वो दोनों में बिल्कुल सेम रहता, वो चेंज नहीं होता, उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, एनोड पे ही हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सही है। तो ये नहीं कि अगर यहाँ ऑक्सीडेशन है तो हम यहाँ पर उसका उल्टा रिडक्शन करेंगे, नहीं, क्योंकि ये एनोड है। इसकी पहचान ये है कि अगर ये एनोड है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वैसे ही क्योंकि अगर ये कैथोड है तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है। देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन था तो भी रिडक्शन हुआ है, यहाँ नेगेटिव साइन था तो भी रिडक्शन हुआ है। इसका नाम हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव इस बात पे हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए यही एक नोट पॉइंट अच्छा सा लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड। आपको ध्यान यहाँ देना है, ऑलवेज, हमेशा, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड इन बोथ केस, यानी कि चाहे वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल की बात करिए या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, दोनों के लिए वो क्या रहेगा, सेम, इरेस्पेक्टिव ऑफ कन्वेंशन साइंस। हाँ, जो इनके साइन है नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बिना ध्यान में रखे, यानी इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से इसको बस फर्क पड़ेगा अगर एनोड है तो ऑक्सीडेशन, कैथोड है तो रिडक्शन, बस। इतनी सी बातें समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल को या हाँ वोल्टेइक सेल को, इसकी वर्किंग, इसके डायग्राम, इसमें जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम सब कुछ अब डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप देख लीजिए, जो भी गैल्वेनिक सेल्स हैं या वोल्टेइक सेल, उसमें अगर आपसे कोई एक एग्जाम्पल पूछ ले तो आप एग्जाम्पल हमेशा क्या बोल दीजिए, डैनियल सेल। डैनियल सेल किनको कहते हैं, हाँ जो छोटी छोटी बैटरी आती है ना, जो वॉच वगैरह में हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम डैनियल सेल।
सही है। अब अगर हम डैनियल सेल की पूरी वर्किंग जान ले तो क्या गैल्वेनिक और वोल्टेइक की बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि डैनियल सेल क्या है? गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल ही होता है। तो अब हम अच्छे से डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? डैनियल सेल के बारे में। देखिए डैनियल सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है जिंक का, दूसरा होता है कॉपर का। आगे बढ़ने से पहले आप ये बताइए हमें कि जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? हाँ, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सही है। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, अच्छा दोनों में मेटालिक इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? जिंक का, इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। अगर इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो बताइए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी या कम? हाँ, ज़्यादा होगी। यानी कि ये कैसा काम करेगा? एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। अब देखिए इसके रिलेटिवली हम इसकी बात करेंगे। जनरली ये भी मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को गेन करता है, एक्वायर करता है, लेकिन अगर हम इसके रिलेटिवली बात करें तो बताइए अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो बताइए ये कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? हम बिल्कुल कह रहे हैं, आप जो जानते हो वो बिल्कुल सही है। ये कॉपर मेटल है तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लेकिन अगर इसके पास आयन है, मान लीजिए Cu2+ है या Cu+ है, तो ये क्या करेगा? तुरंत किसी का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद को न्यूट्रल बना लेगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या करेगा? ये जिंक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद को क्या कर लेगा? आयन में कन्वर्ट कर लेगा। जिंक 2+, अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो जिंक सिंगल+। बात समझ में आ रही है? हम क्या करें? ये जिंक खुद को आयन में कन्वर्ट करेगा और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आयन से क्या बन जाएगा? मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो चलिए इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? जिंक के बारे में। तो देखिए जिंक में क्या होता है? दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव का मतलब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या होगा? ज़्यादा, एज कंपेयर टू कॉपर। ध्यान रहे हम जो भी बातें कर रहे हैं हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि जिंक बहुत अच्छा है तो हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉपर की कंपैरिजन में ये बात बोल रहे होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इट इज हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा फिर? हाँ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आ जाए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो अब हमें ये बताइए, अगर यहाँ जिंक में ऑक्सीडेशन होगा, अगर जिंक में ऑक्सीडेशन होगा तो बताइए ऑक्सीडेशन किस टर्मिनल पे हमेशा होता है? हाँ, अभी पीछे सीखे थे ना, ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है? एनोड पर। और इस बात से इसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, बस ऑक्सीडेशन जहाँ होगा वहीं पर क्या मिलेगा हमें? एनोड मिलता है। तो बताइए जिंक हमारा किस तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमें कुछ चीज़ें आप अपने से गेस करिए। जिंक हमने डिस्कस कर लिया, अब आप रिलेटिवली कॉपर की बात करिए। यहाँ कॉपर लिखेंगे, यहाँ अगर मोर रिएक्टिव है तो वहाँ क्या लिखेंगे? लेस रिएक्टिव। ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है तो बताइए वो कैसे बिहेव करेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी शो करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बताइए कॉपर में क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन जहाँ होता है वो कैसा होता है? टर्मिनल कैथोड होता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो बस देखिए वही रिलेटिव केस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए। देखिए कॉपर के लिए क्या क्या डिफाइन है? लेस रिएक्टिव। नॉन मेटल से, बाकी गोल्ड वगैरह से ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं किसके कंपैरिजन में? हाँ, जिंक के कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव होगा तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है इसकी जिंक के कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। तो बताइए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा।
हाँ, किस फॉर्म में? मेटल फॉर्म में नहीं, आयंस के फॉर्म में। जब ये आयन होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद को क्या बना लेगा? हाँ, मेटल में कन्वर्ट कर देगा, सॉलिड में। जबकि वो जो मेटल था जिंक, वो खुद को क्या बनाएगा अब? आयन। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा? प्लस का, यानी कि वो खुद को आयन बनाएगा। वो मेटल से आयन बनेगा, यहाँ आयन से मेटल बनेगा। बात समझ में आ रही है? दोनों सही है। एक चीज और, आपके माइंड में ये हमेशा प्रॉब्लम आ जाती है कि सर कॉपर इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो सर अभी तो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, हम बार बार ये कह रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें कॉपर आयन्स मिलेंगे। अगर आयन मिला है तो इलेक्ट्रॉन वो लेगा। अब बताइए अगर इसमें 2+ चार्ज है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये क्या करेगा? जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तुरंत क्या बन जाएगा? ये कॉपर मेटल सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। अभी बात समझ आई हम क्या कर रहे हैं? हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये कॉपर आयन कहाँ मिलेगा? वो कहाँ मिलेगा अभी हम डिस्कस करते हैं। आपको याद है हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में बात किया था? हाँ, तो ये वहीं पे मिलेगा। खैर कैसे मिलेगा अभी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा इसके ऊपर, तो बताइए इस पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो बताइए कौन सा टर्मिनल हो गया? कैथोड। देखिए कॉपर किस तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डायग्राम। चलिए अब मान लीजिए मेरे पास 2 कंटेनर है, जैसे कंटेनर ए, कंटेनर बी। ठीक है, ए में हमारा जो हमने रखा वो जिंक का इलेक्ट्रोड रखा है। ये देखिए हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है, सिलेंडर टाइप का जो बना है ना इलेक्ट्रोड, ये जिंक का है। तो बताइए यहाँ किसको रखेंगे हम? कॉपर का, क्योंकि जिंक और कॉपर के साथ डीलिंग हो रही है, पहली चीज। अब देखिए जो जिंक रखा गया है, जिंक का इलेक्ट्रोड या कॉपर का इलेक्ट्रोड तो सॉलिड फॉर्म में है। हमें क्या चाहिए? लिक्विड चाहिए। तो हम यहाँ पे लिक्विड फिल करते हैं। ये पूरा का पूरा जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, उस शेडेड रीजन का मतलब वहाँ पे लिक्विड फिल है। कौन सी? हाँ, अब बताइए हमें, अगर यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम फिल करेंगे? हाँ, जिंक सल्फेट। क्यों? क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोड होता है उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन को हम यहाँ फिल करते हैं। तो देखिए हमने इसमें फिल क्या कर रखा है? जिंक सल्फेट। अब हमें ये बताइए कि जिंक सल्फेट को जैसे आपने मिक्स किया एक्वस में, तुरंत क्या हो जाएगा? हाँ, जिंक आयन जनरेट हो जाएगा एक्वस में, प्लस सल्फेट आयन एक्वस में। यानी कि तुरंत ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाएगा? जिंक आयन और सल्फेट आयन हो जाएगा या नहीं? तो देखिए इसमें जिंक आयन ढेर सारे होंगे, जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन, और जितने जिंक आयन होंगे उतने ही सल्फेट आयन होंगे। सही है, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब तक जितने जिंक आयन उतने ही सल्फेट आयन। चलिए एक बात, इसी तरह अब हमें ये बताइए, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है, तो यहाँ कौन सा सॉल्ट यूज करेंगे हम? कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट को जैसे आपने एक्वस बनाया, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में, क्या हो जाएगा? ये भी ब्रेक डाउन होगा। कॉपर 2+ प्लस सल्फेट 2-, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। अच्छा याद है हमने क्या कहा था कि कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। किस फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में। तो हमने कहा था प्रॉब्लम ये है कि हमें आयन कहाँ मिलेगा? देखिए यहाँ आयन मिलेगा, यही आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? डिफिशियंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद को क्या बना लेगा? मेटल। और ये जो जिंक है, जो जिंक का इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका मिलकर बना है? जिंक एटम्स के। तो यहाँ से वो एक जिंक एटम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा? Zn2+ चार्ज आ जाएगा। कैसे होगा अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या होगा। यहाँ से
इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, जोड़ दिया। किससे? हाँ, वायर से। अब देखिए वायर के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डिफ्लेक्टर। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो वो ऐसा रहेगा एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा होगा। बात सही है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ का जो मेटल है जिंक इलेक्ट्रोड, वहाँ से एक एटम बाहर निकलेगा। क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे ये एक एटम बाहर निकलेगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो एटम आगे क्या होगा, इस सॉल्यूशन में मिक्स होगा, और जैसे वो सॉल्यूशन में आएगा जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए जिंक आयन में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो बताइए इस सॉल्यूशन में रिएक्शन से ठीक पहले जितने जिंक आयन थे उतने सल्फेट आयन थे, लेकिन जैसे ही इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ एक और जिंक आयन जनरेट हो गया। वो जिंक आयन कहाँ जाएगा, इसमें मिक्स होगा। अब देखिए मान लीजिए इसमें पहले 10 जिंक आयन थे और 10 सल्फेट आयन थे, एकदम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, कुछ भी इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज नहीं था। अब जैसे ही एक जिंक आयन और आ गया तो इस सॉल्यूशन में कितने जिंक आयन हो गए, 11, और सल्फेट आयन अभी भी कितने हैं, 10। तो बताइए कि ये जो सॉल्यूशन है उस पर कोई चार्ज आ गया होगा कि नहीं? हाँ, ओवरऑल चार्ज आ गया होगा। 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव तो कैंसिल हो गए होंगे। इस एक की वजह से इसमें क्या हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। बात बड़ी समझ में आ रही है? हाँ, इसमें कौन सा चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 रिलीज हुआ वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब यहाँ से इस वायर की हेल्प से इधर मूव करेगा, यानी कि इस वायर की हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट आपको दिखाया जा रहा है, ये मूवमेंट किसका है, इलेक्ट्रॉन का। क्यों इधर से उधर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुई है, और वो इलेक्ट्रॉन जाके क्या इस कैथोड पे रहेगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर आएगा कैथोड पर, ठीक है, यानी कि इस कैथोड पे एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बताइए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें कॉपर प्लस आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे। ढेर सारे कॉपर प्लस आयन होंगे और ढेर सारे सल्फेट आयन, जितना कॉपर प्लस उतना सल्फेट आयन। अब देखिए क्या करेगा, ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये नेगेटिव चार्ज है, तो बताइए इसमें से सल्फेट आयन को अपनी ओर खींचेगा या कॉपर आयन को? हाँ, वो कॉपर आयन में से एक कॉपर आयन को अपनी ओर खींच लेगा, और खींच के तुरंत क्या हो जाएगा, कंबाइन, और कंबाइन होकर क्या बना देगा, देखिए कॉपर 2+ है, ये कॉपर 2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट कर ले तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन कम नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो गया, कॉपर, और ये तुरंत क्या बन जाएगा, मेटल फॉर्म में। मेटल फॉर्म में यानी कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए होगा क्या, जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के एक कॉपर आयन को खींचेंगे, क्योंकि एक कॉपर आयन पे 2+ चार्ज था, उसके साथ तुरंत कंबाइन होके यहाँ पर एक सॉलिड पार्टिकल जनरेट करेंगे। वो सॉलिड पार्टिकल किसका होगा, हाँ किसका होगा, कॉपर का। अब देखिए नेक्स्ट, ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, ये प्रोसेस अब लगातार चलेगा। लगातार अगर चलने लगा ये प्रोसेस, बताइए यहाँ से बार बार जिंक के एटम आएंगे बाहर, जिंक आयन क्रिएट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हर बार आपके जिंक आयन का नंबर बढ़ता जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ आ रहे होंगे। यहाँ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ के उतने सल्फेट आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, सॉरी, यहाँ के कॉपर आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है और कॉपर आयन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और सब आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होने लगे, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। क्योंकि जब कॉपर आयन थे तब तो वो मिक्स थे वाटर में, लेकिन जैसे कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसकी एक्वस जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो जाएगी, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केस नहीं बचेगा, यानी कि उसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, वो तुरंत मेटल के फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा। बात समझ में आई? ठीक, चलिए ये तो रही बात यहाँ की। दूसरी चीज़, आपको इस पूरी चीज़ में ये जो वायर दिख रही है, हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाहर से जोड़ने का काम करता है।
इसी तरह हमारे पास एक इंटरनल सर्किट भी होती है। अब वो क्यों होगा ये देखिए, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ट्यूब। इन्वर्टेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्यूब ऊपर की तरफ खुला होना चाहिए, ये देखो उल्टा करके रखा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक पेस्ट फील करते हैं हम। पेस्ट का मतलब हाँ वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, एकदम ज़्यादा टाइट वाला सॉलिड नहीं, लेकिन वो लिक्विड भी नहीं रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे जेली लाइक सब्सटेंस यानी पेस्ट। कैसे बनाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उस पेस्ट को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं हम उसको? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कुछ एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब एग्जाम्पल है किसके? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के। इनर्ट का मतलब अब हमें बताइए क्या होता है? हाँ, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि ये जो भी आप पोटेशियम क्लोराइड मान लीजिए आपने चूज किया, इसमें फिल किया, तो ये पोटेशियम क्लोराइड ना ही ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा ना ही रिडक्शन में, यानी कि जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है उस रिएक्शन में इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी रोल नहीं होगा। तो फिर हम इसको लगा क्यों रहे हैं? अभी बहुत आराम से डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में इसको। तब तक आप इतना जानते रहिए कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है ताकि इनके अंदर जो चार्ज की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। वो कैसे होगा? अब हमें ये बताइए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, हर बार यहाँ पे कौन बढ़ रहा होगा? जिंक आयन, यानी कि लगातार क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव। उसी तरह से यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो यहाँ से किसको खींच रहा होगा? कॉपर आयन्स को, क्योंकि यहाँ पे अब कॉपर आयन कम हो रहे हैं। तो बताइए कौन सा चार्ज बढ़ गया होगा यहाँ पर? सल्फेट आयन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 10 कॉपर आयन थे, 10 सल्फेट आयन स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक कॉपर आयन को अपनी ओर खींच लिया, तो यहाँ पे 9 कॉपर आयन बचे और 10 सल्फेट आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 9 बचे और नेगेटिव चार्ज 10 है अभी भी। अब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन और आए तो अब ये 8 बचेगा, ये 10 रहेगा। तो देखिए किसका नंबर ज़्यादा हो गया? हाँ, नेगेटिव वालों का नंबर ज़्यादा हो गया, यानी कि इस पे लगातार कौन सी चार्ज आ रही होगी? नेगेटिव चार्ज आ रही होगी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, जब हमें यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, मान लीजिए मुझसे कहा गया बताइए इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, तो हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर लेंगे। तो अब हमें ये बताइए, जो वोल्ट मीटर हमें वैल्यू देगा, मान लीजिए वो वैल्यू है 1.1 वोल्ट। एक के लिए मान लेते कितना? 1.1 वोल्ट। तो ये 1.1 वोल्ट में यहाँ पर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। तो अब हमें ये बताइए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल वोल्ट मीटर शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हमें जो जानना था वो ये था कि इसमें और इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन उसमें ये वैल्यू भी आ रही होगी। तो क्या मेरा आंसर जो ये 1.1 वोल्ट आया है वो करेक्ट है या उसमें एरर है? हाँ, उसमें क्या है? एरर है। वो एरर किस वजह से आ रही है? यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यानी कि अब हमें क्या करना होगा? अगर हम इनको यहाँ से इग्नोर कर दें, यानी कि हटा दें, तो हमारा काम फिर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए, अगर यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमें इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या लेना होगा? नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये जो हमने अभी यूज किया था, हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए हमने यूज किया पोटेशियम क्लोराइड, अब ये काम में आएगा। पोटेशियम क्लोराइड का ब्रेकडाउन होगा तो क्या देगा हमें? K+ और Cl-। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसको कौन चाहिए? Cl-। यानी कि यहाँ से जो क्लोरीन वाले हैं आयंस वो सब यहाँ आएंगे और इसको न्यूट्रल करेंगे, यानी कि इसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सबको इसको न्यूट्रल करेंगे। ये नेगेटिव है तो यहाँ कौन जाएगा? पोटेशियम आयन। और इनकी वजह से अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा और ये भी न्यूट्रल। तो क्या अगर ये दोनों न्यूट्रल है तो इनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? नहीं होगा। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मिलेगा? यहाँ और यहाँ। अब बताइए जो वोल्ट मीटर हमें वैल्यू देगा वो करेक्ट होगा या उसमें भी एरर होगी?
हाँ, अब वो करेक्ट होगा। एरर किस वजह से आ रही थी? इनके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रही थी, जो कि किस वजह से कैंसिल हो गया? इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्यों यूज किए हैं। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं हम? सॉल्ट ब्रिज। देखिए, और ये क्या करता है? ये यहाँ पे जो इनर सर्किट है उसको कंप्लीट करता है, इनके इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। यहाँ पे कॉटन लगाए रहते हैं हम। क्यों कॉटन लगाए रहते हैं? ताकि ओवरफ्लो ना हो, ठीक है, जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही। चलिए, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया आपको। हम यहाँ पर कोई और क्यों नहीं यूज किए इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? क्यों? क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इनके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो बस अपना काम करेगा। उसका काम क्या है? इनको आके न्यूट्रल करना, बाकी इनको इनर सर्किट प्रोवाइड करना, और उसकी आने की वजह से इसके केमिकल रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? सही है, क्लियर है? चलिए अब डायरेक्शन देखते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जनरेट हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? यहाँ से उस साइड जाते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा? जिंक टू कॉपर। देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और फ्लो विल बी जिंक टू कॉपर। अब हमें ये बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं? कॉपर से जिंक आते हैं। आपने 10th की फिजिक्स में इतना तो सिखाई था कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होता है? रिवर्स डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो करता है। नहीं तो आप 11th की फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर अगर आपका फिनिश हो गया होगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई होंगी, नहीं तो अभी आगे और किया जाएगा अच्छे से। सही है? तो आपको ये याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो करंट का फ्लो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, या अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो बताइए, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? कॉपर से जिंक की तरफ। तो ये था पूरा डैनियल सेल का कंप्लीट डायग्राम। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है? इनका रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन कैसे हुआ? बहुत सिंपल था। बताइए, जिंक पे क्या हो रहा था? एनोड पे वही जिंक था ना? हाँ, क्यों एनोड पे जिंक था? क्योंकि जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब वो एनोड होगा। कॉपर का रिडक्शन हुआ, यानी कि कॉपर क्या होगा? हमारा कैथोड होगा। अब देखिए, जिंक क्या किया था? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, तो जिंक किस में कन्वर्ट हुआ? जिंक आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। सही है? अब इसी तरह बताइए, अगर हम कॉपर के लिए लिखें तो कॉपर में क्या हो रहा था? हाँ, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। कौन से फॉर्म में? आयंस फॉर्म में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो क्या बना रहा था वो? कॉपर मेटल। ये देखिए, 2+ आयन कब मिलेगा हमें? एक्वस फॉर्म में। ये जब कॉपर मेटल बनेगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में। एक बात ऐसे देखिए, जिंक हमारा जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में था, इलेक्ट्रोड, लेकिन जो जिंक आयन मिला वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? एक्वस फॉर्म में। सही है? चलिए, इस जो रिएक्शन लिखा हमने, इसको हम एनोड हाफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एनोड। एनोड पे हौसला इसलिए, सॉरी, एनोड पे हो रहा है इसलिए एनोड हाफ सेल। क्यों? क्योंकि ये आधी रिएक्शन है। आधी रिएक्शन जिंक के साथ होगी, आधी रिएक्शन कॉपर के साथ। सही है? इसको कई बार आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी नाम से मिल जाता है। आपसे कई बार कह दिया जाता है, लिखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो बताइए, उसमें क्या करेंगे आप? ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पे। यानी कि यही चीज़ वो दूसरे नाम से पूछ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? सही है। अब क्या हो रहा होगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुआ, यही 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से कहाँ जा रहा होगा? कॉपर की तरफ। तो देखिए, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैथोड। हम तो छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक पार्टिकल के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ये लगातार हो रहा होगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के जा रहे होंगे। यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे। हमने मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बताइए, कैथोड का रिएक्शन क्या होगा? हाँ, कॉपर आयन जो Cu2+ आयन है, कहाँ मिला हमें? एक्वस फॉर्म में। जो सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें था कॉपर आयन। इसलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्वस फॉर्म में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? कॉपर मेटल। मेटल किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, वो कौन है? मरकरी। इसको क्या कहेंगे हम? कैथोड हाफ सेल। या और क्या कह सकते हैं हम?
हाँ रिडक्शन हाफ सेल कर सकते हैं। चलिए देखिए अब हो क्या रहा है, ये देखिए एनोड पे क्या हो रहा था, जो एनोड का इलेक्ट्रोड है जिंक का वो लगातार हाँ क्या हो रहा होगा, डिजॉल्व हो रहा होगा। डिजॉल्व होने का मतलब उसके एटम्स बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दे रहे थे, यानी कि वहाँ पर डिजोल्यूशन हो रहा है। जबकि कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कॉपर के मेटल क्या हो रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा होगा। यानी कि एक तरफ का इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा है, दूसरे तरफ जो कॉपर का कैथोड है उस पर कॉपर क्या हो रहा होगा, इकट्ठा हो रहा होगा। सही है, आगे देखिए क्योंकि हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे हम, हाँ कैंसल आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले रिएक्शन क्या था, वो जिंक मेटल क्या दे रहा था हमें, जिंक आयन एक्वस में, और क्या दे रहा था हमें, दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था। यही था हमारा इक्वेशन ऊपर का, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन। एक देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमारा, लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, राइट साइड में। एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। देखिए ये भी दो है, ये भी दो है। यहाँ पे जो कैंसलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी, दो इलेक्ट्रॉन्स की। अब टोटल मत करिएगा दो दो चार हैं, नहीं आपको ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम कैंसिल करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स को। चाहे ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करें या दो इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल करें, तो इसको हम बोलते हैं हाँ नेट इलेक्ट्रॉन नंबर या नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। यहाँ पे एक चीज़ और आपको सीखनी होगी, वो क्या है, मान लीजिए अभी तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन होता, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, तो कैंसिलिंग कैसे कराते हैं, यहाँ तीन होता तो दो से मल्टीप्लाई करके 6 इलेक्ट्रॉन करते, यहाँ दो है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करते, 6। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की कैंसिलिंग कितने नंबर में होती, 6 के नंबर में। तो हमसे उस टाइम पे अगर कोई पूछता कि नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, हम कितना कहेंगे, 6। गलती क्या होती है, बच्चे इनको जोड़ देते हैं, 2 + 2 4। ऐसा नहीं करना आपको। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, वो है हमारा नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। 2 का हो रहा है तो यहाँ पर 2 रहेगा। आगे देखिए, बस आगे क्या देखना, आप दोनों रिएक्शंस को आप जोड़ दीजिए। रिएक्शन क्या था हमारा, जिंक मेटल गिव्स अस जिंक आयन इन द फॉर्म ऑफ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जब आप ऐड करेंगे तो इधर जिंक, चलिए आगे नीचे लिखा हुआ है, नीचे से आपको शो करते हैं। देखिए आगे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है आपको, कैंसिलेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हैपनिंग देयरफॉर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट। जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, ऐड करने के बाद जिंक प्लस कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर मिलेगा आपको जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर। अब देखिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उड़ा के इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे। या फिर अगर इसको उड़ा के उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। यानी हमें क्या बचेगा, हाँ हमारे पास बचेगा जिंक और कॉपर आयन, जिंक एंड कॉपर आयन। इधर क्या मिलेगा हमें, जिंक आयन एंड कॉपर। यहाँ से जिंक आयन बचेगा और कॉपर, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो चुके होंगे। ये हमारा नेट सेल रिएक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, नेट सेल रिएक्शन। इसे हम हाफ क्यों नहीं कहें, क्योंकि इसमें जिंक और कॉपर हमने दोनों को मर्ज कर लिया है। सही है। अब देखिए क्या लिखा है, हाँ नोट पॉइंट है वही जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था। लिखा है एट एनोड जिंक विल डिजॉल्व। एनोड पे जो जिंक है वो लगातार क्या हो रहा होगा, डिजॉल्व हो रहा होगा। वेयर एज एट कैथोड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। जबकि अगर हम बात करें कैथोड पे तो वहाँ पे कॉपर क्या हो रहा होगा, इकट्ठा हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। हाँ सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, देखिए आगे काम करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है, इन अ सॉल्ट ब्रिज अ जेली लाइक पेस्ट। जेली समझ में आ रहा है ना, हाँ कुछ सॉलिड की पार्टिकल्स रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में थोड़े से हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जेली लाइक। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉरी इन अ सॉल्ट ब्रिज अ जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल बता सकते हैं, हाँ पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं,
पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, और बताइए अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं और अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं। सही है। नेक्स्ट देखिए इन अगर ये क्या है, अगर देखिए अगर एक टाइप का कंपाउंड होता है जिसको अगर आपने पानी में मिक्स कर दिया तो पानी को जेल बना देता है। जेल का मतलब हाँ उसको एकदम सॉलिड टाइप का बना देगा। सॉलिड में एकदम सॉलिड नहीं, वो जेली टाइप का बना देगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आपको लगेगा टच करें तो लिक्विड तरह, लेकिन वो होते कैसे हैं, सॉलिड की तरह। तो अगर का क्या काम है, हाँ कोई भी लिक्विड को जेल में बनाने के लिए, जिसको हम जिलेटिन भी कहते हैं या जिलेटिन, अगर या जिलेटिन को मिक्स करने के बाद कोई भी सॉल्यूशन वो क्या बन जाता है, जेली की तरह पेस्ट बना लेता है। इज फील्ड इन एन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब ऐसे उल्टा, ऐसे इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। देखिए यू शेप है ना, यू कैसा होता हो, ऊपर की तरह होता है, इन्वर्टेड लिखा है इसका मतलब नीचे की तरह। फंक्शन ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज काम क्या करता है, क्यों लगाए थे हम, चलिए दो चीज़ें तो आपको तुरंत सीख लिए थे। पहला ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट एरर फ्री पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में हेल्प होती है। देखिए क्या दिया है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। हाँ एक था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरा था कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज ज़्यादा आ गया था, जिंक वाला, और कॉपर सल्फेट वाले में सल्फेट आयन, यानी कि जिंक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गए थे और उस वाले कॉपर वाले में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गए थे। तो इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए कौन काम में आता है हमारा, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हम पेस्ट रखे रहते हैं वो पेस्ट काम आता है। कैसे, बाई प्रोवाइडिंग अपोजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आ गई। जिंक वाले में कौन मिला था हमको, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जिंक वाला पहले से पॉजिटिव थे। उधर जिसमें सल्फेट नेगेटिव ज़्यादा थे कॉपर वाले में, तो उसमें कौन मिला था, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए थर्ड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जान लीजिए इसमें कुछ है नहीं। क्या दिया हमारा, इट अवॉइड्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस एंड मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस यू शेप के इन्वर्टेड यू ट्यूब होने की वजह से उसमें क्या होता है, हाँ जो दोनों आयंस हैं, चाहे वो कॉपर सल्फेट के हों चाहे वो जिंक सल्फेट को, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। यानी कि वो जेली वो नहीं कहेगा कि आप इधर वाला उसमें चले जाओ, उधर वाला इसमें आ जाओ, ये अलाउ वो नहीं करता। एक बात, दूसरी चीज़ वो क्या करता है, इट मिनिमाइज, वो कम करता है किसको, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। अब ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। अब मान लीजिए हम दोनों को एक ही कंटेनर में रख लें, किन दोनों को, हाँ जिंक और कॉपर दोनों को, तो बताइए हमें कैसा रखना होगा, बीच में कुछ लगाना पड़ेगा उनको अलग अलग करने के लिए। याद है ये किसका डायग्राम हम बना रहे हैं, हाँ SPM, क्या होता है वो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने देगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता है। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा किसका इलेक्ट्रोड है, जिंक का, ये इलेक्ट्रोड किसका, कॉपर का, ऐसे वायर वगैरह से सब कनेक्टेड होगा, वो सब आप जानते हैं। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ देखिए क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेंगे। देखिए क्या यहाँ से कोई भी मूवमेंट यहाँ होगी या यहाँ का मूवमेंट यहाँ होगी, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो सॉल्यूट है ना। जो भी आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है तो आपने मिक्स किसको किया था, कॉपर सल्फेट को, तो कॉपर सल्फेट क्या है आपका, सॉल्यूट है। सॉल्यूट तो पास ही नहीं हो सकते, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कौन पास होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। तो देखिए ये पूरे के पूरे आयन से यहाँ पे पॉजिटिव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहे थे, सल्फेट आयन ज़्यादा हो गए थे, यानी यहाँ सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। अब हमें ये बताइए, यहाँ ढेर सारा पॉजिटिव, यहाँ ढेर सारा नेगेटिव, तो क्या इस जंक्शन पॉइंट पे, इसको हम जंक्शन पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनको रोक रखा है। इस जंक्शन पॉइंट में बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो बताइए जब आप वोल्ट मीटर से यहाँ का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे होंगे तो उसमें इसकी वजह से एरर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसको कम करने के लिए क्या करना होगा हमें, फिर हमें
सॉल्ट ब्रिज का यूज करना होगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, जब हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होगा तो हम ये वाला कंडीशन ही नहीं लाते हैं। सॉल्ट ब्रिज में हम क्या करेंगे, दो अलग अलग कंटेनर बना लेते हैं, और क्योंकि इनर सर्किट प्रोवाइड चाहिए हमें कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब लगा लेंगे। सही है। तो इस तरह से वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी ये कम करता है। नेक्स्ट हमारा, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्रिएट हुआ किसकी वजह से, एट द जंक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के जंक्शन पे एसपीएम की वजह से जो इकट्ठा हो गए तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेपरेटेड थ्रू एसपीएम, जिनको कैसे सेपरेट किया गया था, अलग अलग रखा गया था, एसपीएम की हेल्प से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, क्या ये देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों यूज करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार फिर से बताइए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल, हाँ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए, पहला, बोथ द आयंस शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द रिएक्शन एट एनोड और कैथोड। जो भी इसके रिएक्शन, मान लीजिए हमने अमोनियम क्लोराइड लिया था पेस्ट बनाने के लिए, तो ये क्या बना होगा, अमोनियम आयन और क्लोरीन आयन। ठीक है, तो बताइए हमारे जिंक वाले यानी कि एनोड पे कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, ताकि वो पॉजिटिव है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव चाहिए। जो कॉपर वाले में जहाँ पे सल्फेट आयन ज़्यादा थे नेगेटिव चार्ज, वहाँ कौन जाएगा, अमोनियम आयन। लेकिन इनके जाने की वजह से जो हमारा सेल रिएक्शन था, उस रिएक्शन में इनका कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये इनर्ट है। इनर्ट कहने का मतलब ही ये हुआ कि हमारी जो एक्चुअल रिएक्शन हो रही है उस सेल के अंदर, उस सेल में इनका कोई पार्टिसिपेंट नहीं होगा, यानी कि इनका कोई रोल उसके अंदर नहीं आएगा। एक चीज़, यानी कि वहाँ पे जो हमारा रिएक्शन चल रहा है वो एरर फ्री रिएक्शन चल रहा होगा। दूसरी चीज़ आप हमें ये बताइए कि जो जिंक आयन होंगे, मान लीजिए यहाँ पर सब जिंक आयन है, यहाँ पे सब हमारे सल्फेट आयन है निगेटिव वाले, तो यहाँ से जो मूवमेंट हो रही होगी, नेगेटिव वाले इधर जा रहे होंगे, पॉजिटिव वाले इधर जा रहे होंगे, इनकी स्पीड सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए, हाँ सेम होनी चाहिए, क्योंकि जितना जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों को इक्वल करने के लिए इसको जितना नेगेटिव चार्ज चाहिए उतना ही इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो जब दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे आयंस, किसके आयंस, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक के सॉल्यूशन के आयंस, तभी क्या होगा, ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो देखिए सेकेंड पॉइंट यही है एकदम छोटा सा, मूवेबिलिटी ऑफ बोथ आयंस ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स शुड बी सेम। सही है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप एक बार डेनियल सेल की वर्किंग और फंक्शन डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करें। टिल दैट, थैंक यू सो मच।